नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं दी बोनस का खास शो तब क्या होगा। एस्टेट प्लानिंग पर हमारे शो में बातचीत होती है, अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, किस तरीके से आप अपनी एस्टेट प्लानिंग बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संपत्ति जो है इंसान के जीवन भर की कमाई होती है, ये हम सब जानते हैं। एस्टेट प्लानिंग का मकसद जो है यही होता है कि हमारे जाने के बाद परिवार को किसी विवाद या कानूनी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कई बार भावनाओं में बहकर इमोशनल होकर की गई गलतियां परिवार को कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देती हैं। आज हम बात करेंगे एस्टेट प्लानिंग में कौन कौन सी भावनात्मक गलतियां होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आज के शो में क्या कुछ खास है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, एक बार ये आपको बता देते हैं। ऑन द शो क्या क्या आपके लिए आज हम लेकर आ रहे हैं तब क्या होगा में। देखिए, सबसे पहले ऑन द शो है एस्टेट प्लानिंग की जरूरत और महत्व आपके लिए समझना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद भावनात्मक गलतियों के उदाहरण भी हम समझेंगे, किस तरीके से इमोशनल होकर लोग जो है एस्टेट प्लानिंग में काफी कुछ मिस्टेक्स कर बैठते हैं। परिवार में विवाद और कानूनी झगड़े किस तरीके से पनपते हैं, किस तरीके से उनमें लोग उलझ जाते हैं। इसके अलावा भावनात्मक गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, जो इमोशनल होके मिस्टेक्स हो जाती हैं एस्टेट प्लानिंग के दौरान, उनसे कैसे आप बचाव कर सकते हैं। सही एस्टेट प्लानिंग का तरीका आखिर है क्या, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज के शो में इन्हीं सब मुद्दों पर जो है चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले एक बिजनेसमैन ने बिना कानूनी सलाह लिए भावनाओं में आकर संपत्ति का बंटवारा कर दिया। आइए देखते हैं किस गलती का उन्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। जयपुर के एक कारोबारी ने अपने जीवन काल में ही भावनाओं के आधार पर संपत्ति का बंटवारा कर दिया। उन्होंने बेटी की शादी में ज्यादा खर्च किया और बेटे को संपत्ति का बड़ा हिस्सा दे दिया। उन्हें भरोसा था कि परिवार इस फैसले को मान लेगा, लेकिन उनके निधन के बाद बेटी ने इस बंटवारे को चुनौती दी। मामला इतना बिगड़ा कि कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया और अब परिवार सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ये केस बताता है कि अगर स्टेट प्लानिंग तर्क और कानूनी सलाह के बिना की जाए तो परिवार और रिश्ते दोनों टूट सकते हैं। देखिए, इस तरीके की गलती कहीं आप ना कर बैठे। एक पिता ने तो सोचा कि बेटी की शादी में अच्छा खासा खर्च कर दिया है, बाकी संपत्ति बेटे को दे देता हूं। लेकिन बाद में परिवार में किस तरीके से विवाद पैदा हुए, ऐसा ना हो, इन्हीं चीजों से बचने के लिए आज का हमारा खास शो है। शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको बता दें, स्टेट प्लानिंग में इनका गहरा अनुभव है, जैसा कि आप हर शो में हमारे देखते हैं, और इन्हें हजारों परिवारों को संपत्ति और विरासत के सही प्रबंधन के जरिए विवाद से सर ने बचाया भी है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, जैसे कि हमने अभी एक कहानी भी देखी जयपुर के बिजनेसमैन की, बेटी की शादी में खर्च कर दिया, उसके बाद बेटे को सारी संपत्ति दे दी, लेकिन बेटी को ये बात स्वीकार नहीं हुई। सर, एस्टेट प्लानिंग के दौरान कुछ लोग भावनाओं में बहकर फैसला ले लेते हैं, अक्सर देखा जाता है, हमारी फैमिलीज में भी हम देखते हैं। सर, इससे वो ऐसी कौन सी गलतियां कर बैठते हैं जो आगे चलकर बड़ी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, बहुत बड़ी हो जाती हैं। उस टाइम रियलाइज नहीं होता, लेकिन बाद में जो मैटर है काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, हाथों से निकल जाता है। ऐसी कौन सी सर कॉमन मिस्टेक्स हैं? तो जब भी मैं एस्टेट प्लानिंग की बात करता हूँ, एस्टेट प्लानिंग में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले है आपकी संपत्ति, दूसरी है आपके रिश्ते, और तीसरा है कानून। राइट, अब इन तीनों में सामंजस्य बनाना है, रिश्तों में भी, कानून में भी और संपत्ति में भी। अब जो रिश्ते हैं उसमें भावनाओं की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। बिल्कुल। और लोग भावनाओं में बहकर कई बार कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो शायद सही उनको लगते हैं पर तर्क संगत नहीं होते, लॉजिकल नहीं होते। राइट, तो अब मैं इस काम में पिछले 12-13 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि जो एस्टेट प्लानिंग है ये 90% इमोशंस है और 10% ही लॉ है। राइट, आप जो अगर अपने इमोशंस को काबू कर लेंगे, इमोशंस में सही हो जाएंगे, तो आपके निर्णय सही हो जाएंगे और जो कानूनी सलाहकार है उस सही निर्णय को एनफोर्स करने में हेल्प कर देगा। पर अगर आपका निर्णय ही गलत है इमोशंस की वजह से, तो उसका कोई सही उसके हो ही नहीं सकते उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें बहुत सारे पहलू हैं। जब मैं भावनाओं की बात करता हूँ, बहुत सारी लोग गलतियाँ करते हैं भावनाओं में बह के। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि भावनाओं में आदमी किस तरीके से गलती करता है। मैं अगर बहुत सारे पेरेंट्स से पूछूँ, और मैं बहुत सारे पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आप
पति पत्नी के बाद आप अपनी संपत्ति कैसे बांटना चाहोगे अपने बच्चों में, तो 90% पेरेंट्स एक ही वर्ड बोलते हैं, इक्वली। हम सबको बराबर देखे जाएंगे, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, जो कि बड़ी अच्छी सोच है। पर मेरा एक क्वेश्चन है उन पेरेंट्स से, इज इक्वल फेयर? क्या इक्वल न्याय संगत है? बहुत कम केसेस में, है ना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत कम केसेस में इक्वल फेयर है। मतलब ज्यादातर जो उन्होंने किया है वो अनफेयर है, जस्टिफाइड है बहुत कम केसेस में। हाँ, वो अनफेयर है। कैसे सर? क्या आपके दोनों बच्चे सेम है? क्या वो लाइफ की सेम स्टेज पे है? क्या उनके परिवार सेम है? क्या उनके स्पाउस सेम है? क्या उनके बच्चे सेम है? क्या उनकी मनी मैनेजमेंट एबिलिटी सेम है? क्या उनके उत्तरदायी सेम है, जो उनको गोल्स हैं वो सेम है? और एक और बात पूछता हूँ, क्या आपने उन दोनों पे आज तक सेम पैसे खर्च करें? तो पैसे बराबर कैसे देके जा सकते हो? मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपका एक बच्चा है, वो डॉक्टर बना, और डॉक्टर बनाने के लिए आपने 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उसकी ट्यूशन फीस पे। दूसरा समझदार था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, हार्डली 5 लाख रुपए खर्च हुए। अब आप अपनी डेथ के बाद दोनों को बराबर देके चले जाते हो, आर यू फेयर? नो। नहीं, ये बात डॉक्टर बच्चे को समझाओ ना, कि मैं तुझे 1.5 करोड़ रुपए इसलिए कम दे रहा हूँ कि तेरी पढ़ाई पे ज्यादा खर्च हुए। उसका अगला क्वेश्चन होगा, मैंने भाई को नहीं रोका डॉक्टर बनने से। हाँ, वो भी बन जाता। प्रॉब्लम विद पेरेंट्स क्या है, आपको फेयर होना भी है और फेयर लगना भी चाहिए कि आप फेयर हो। ये दोनों आपको एक साथ करने हैं, और यहीं पे भावनाएं फंसती हैं। पेरेंट्स कहते हैं जी, बहुत सारे पेरेंट्स क्यों करेंगे ये, वो कहते हैं जी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हमारे लिए सारे बच्चे सेम है। अगर मैंने भेदभाव किया तो एक बच्चे को लगेगा कि मैंने उसके साथ गलत किया, राइट, मैं कल की मुसीबत आज क्यों लेके आऊं। ये सब रीजंस हैं जो कि फॉल्स रीजंस हैं। अब इसमें कहीं पे भी पैसे नहीं आ रहे अभी, ये तो आपकी भावना ही है ना, राइट। तो ये जो इमोशनल एस्पेक्ट्स है ना एस्टेट प्लानिंग के, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप इस पार्ट को अच्छे से नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छा प्लान नहीं बना पाओगे, और जब तक आप अच्छा प्लान नहीं बना पाओगे तो जो इम्प्लीमेंटर है ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और जैसा कि सर आपने बोला कि सही होना भी है, फेयर होना भी है, और लगना भी चाहिए। लेकिन सर एक सवाल मेरा ये है कि लोगों के माइंड में क्या चल रहा होता है जब लोग इस तरीके की गलतियां करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो किस तरीके का माइंडसेट होता है? नहीं, पहली चीज क्या है कि क्या आपकी फैमिली में ओपन कम्युनिकेशन है पैसे को लेकर, है ना। हम इंडियंस हर चीज की बात करते हैं, पैसे की बात परिवार में करते ही एकदम से लोगों को लगता है आप लालची हो रहे हो, आपको कोई और प्रॉब्लम है, राइट। तो प्रॉब्लम है ना, वो कम्युनिकेशन जो है ना वो की है। उसके बिना देखिए एक दिन तो वो सामने आएगी ना बात, आप मतलब आंखें बंद कर कर शेर चला तो नहीं जाएगा ना, वो तो वहीं पे है, राइट। यू हैव टू फेस द म्यूजिक समडे। और वो म्यूजिक दो तरीके से फेस कर सकते हो आप, या तो आप सब सेम जगह पे बैठे हो, सेम बिल्कुल सही से एक चीज देख रहे हो, पूरा परिवार है ना सेम लेवल पे, या किसी की इच्छा कुछ है, किसी की इच्छा कुछ है, और सब मन में। तो किसमें क्लैश के चांसेस ज्यादा हैं? जिसमें इच्छाएं अलग अलग हैं सब, और कम्युनिकेशन नहीं है, राइट। तो जब ओपन कम्युनिकेशन हम करते हैं ना तो उससे रिजॉल्व होती हैं प्रॉब्लम्स, राइट। सबकी इच्छाएं सेम हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है ये, राइट। सबकी जरूरतें सेम नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है ये। और सबकी जो लेने की क्षमता है ना वो भी सेम नहीं हो सकती, वो भी सेम नहीं हो सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी ये संपत्ति है, जो परिवार का मुखिया है, वो अपनी फैमिली में कल्चर क्रिएट करे कि हम जो भी बात होती है ना खुल के बात करते हैं, हम छुपा के नहीं रखते। और अगर आपकी मृत्यु के बाद आपके बच्चे आपकी संपत्ति को लेके लड़ते हैं तो इसमें गलती बच्चों की बिल्कुल नहीं है, इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपने वो नहीं किया जो आपको अपने जीवन काल में करके जाना चाहिए। नहीं, आपने वो मीटिंग ही नहीं करी बच्चों से कि मेरे पास ये संपत्ति है, मेरी इच्छा ये है कि मेरी मृत्यु के बाद ये संपत्ति ऐसे बटे, राइट। आपने वो कम्युनिकेशन ओपन नहीं किया ना। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ आप पहले डिसाइड करो, जो भी आपको लगता है सही है गलत है जो भी है,
वो डिसाइड करो कि अगर मैं आज हूँ और कल नहीं रहा तो मेरी संपत्ति ऐसे बंटनी चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए। पहले वो डिसाइड करिए। जैसे ही आपने वो डिसाइड किया, एक फैमिली मीटिंग बुलाएं। अच्छा, जब ये मीटिंग बुलाओ तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है इस मीटिंग का कि अपने बच्चों के स्पाउस को जरूर बुलाओ इस मीटिंग। ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें आपके बच्चे के स्पाउस इन्वॉल्व नहीं है ना, वो एग्रीमेंट होल्ड ही नहीं कर सकता आपके बाद, इम्पॉसिबल है। और वैसे भी आपके बच्चे के जो स्पाउस हैं, अब वो 50% ह्यूमन कैपिटल है। आपके परिवार के सदस्य है ना, चाहे आपसे जन्मे नहीं है पर आपने शादी करके उनको परिवार का सदस्य बनाया, तो उनकी भी रजामंदी इसमें बहुत जरूरी है। जैसे आपके 2 बेटे हैं और फिर 2 बहुएं आ गई, तो आपके 4 बच्चे हो गए एक तरीके से। 4 नहीं, और 2 आपकी बेटी है तो उनके दामाद भी हैं, वो भी हैं फिर। हाँ। वो भी हैं, बराबर हैं, सब बराबर है। आपने उनको परिवार का हिस्सा बनाया है, तो उनकी एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। फिर आप ओपनली कहो कि एज अ पेरेंट मेरे पे ये है, मैं ये ऐसे ऐसे देना चाहता हूँ, कारण बताना चाहते हो तो बता दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी के कोई सुझाव है, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी का कोई सुझाव हो, ये मत कहना ऑब्जेक्शन नहीं, सजेशन। सुझाव हो तो मुझे बिल्कुल क्लियरली अभी बताओ, नहीं तो मैं ऐसा करने वाला हूँ। अब दिल के अरमान बाहर आएंगे। हाँ। वो गालिब का शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। अब निकल के आएंगे। अब आपको पता चल गया कि मेरे अलग अलग बच्चे की ये इच्छा है। इनमें से कई इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स बड़े आराम से पूरी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो आप पूरी नहीं कर सकते, राइट। और एक और बात है जो मैंने इन मीटिंग्स में देखी, मैं इन मीटिंग्स का बहुत बार पार्ट भी बना हूं। एक आदमी की सोच है या पेरेंट की, अब कितने लोगों की सोच है, 8-10 जनों की, अलग अलग एंगल उसी चीज के दिखाई देते हैं। और कई बार पेरेंट्स को लगता है जो मैं करने जा रहा था ना, वो शायद न्याय संगत नहीं था, गलत था, या मैंने इस तरह से नहीं सोचा, ये मीटिंग में निकल के आया तो ये हमेशा अच्छा है। मैंने आज तक कोई सिचुएशन ऐसी नहीं देखी जिसमें मैं कहूँ कि जी ये गलत है करना। ये हमेशा अच्छा रहता है करना कि आपने मीटिंग करी और मीटिंग में आपने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि मैं ये करना चाहता हूँ, अब बताओ किसी से। अब जो आप कर सकते हो आपने कर दिया, जो आप नहीं कर सकते आप साफ बोलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रॉब्लम है, हमें इस बात की प्रॉब्लम है, राइट, इस वजह से नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार पेरेंट्स अपनी वॉइस भी रेज नहीं करते। और मैम एक बात और बताता हूँ मैं आपको, मैंने ना अलग अलग कंट्रीज के बहुत सारे लोगों से बात करी है, बच्चों से बात करी, परिवार से। मैं पिछले 13 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैं एक बात की आपको गारंटी देता हूँ, इंडियन बच्चों से अच्छे दुनिया में कोई बच्चे होते ही नहीं, इम्पॉसिबल है। हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमारी सही बात तो मानते ही मानते हैं, गलत भी मान जाते हैं, क्योंकि हमने कहा, इतनी रिस्पेक्ट है उनको। पर वो रिस्पेक्ट कब है, जब वो आपके मुंह से सुने, आपके बात सुनेंगे, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। तो माता पिता को ये जो ओपन कम्युनिकेशन है ना, अपने जीवन काल में बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स ही कहते हैं जी हम विलेन क्यों बने, है ना, हम विलेन बन जाएंगे अगर बोल दिया तो। अरे आप उनकी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत बार विलेन ऑलरेडी बन चुके हो, बचपन से बनते आए हो ना। हाँ। तो एक बार और बनो। किसके लिए, किसके लिए, उनके लिए, हाँ। उनके लिए। आप तो माता पिता तो बचपन से विलेन कई बार बनते हैं, तो एक बार और बनो, क्योंकि आपको अपने परिवार में रिलेशनशिप, आप जैसे रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना, भाई बहन के बीच में प्यार, भाई भाई के बीच में प्यार, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। आप समझे, बाकी संपत्ति से बड़ी संपत्ति वो संपत्ति है जिसको आप डिस्ट्रॉय करोगे अगर आप ये एग्रीमेंट क्रिएट नहीं करोगे। और ये सब इमोशनल एस्पेक्ट्स है, ये इसमें कहीं पर भी अभी पैसा नहीं आ रहा, इसमें अभी से कुछ और चीज नहीं आ रही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन बातों को सोचें और फिर एक ट्रस्ट या विल या जो भी चीज बनानी है उसकी तरफ जाए। सर, जो आपने इमोशनल एस्पेक्ट वाली बात बोली, प्लस आपने एक चीज और अभी एग्जांपल दिया था कि एक बच्चे को डॉक्टर बनाया, एक को सीए बनाया, एक की पढ़ाई में ज्यादा खर्चा हुआ, तो फिर उसे कैसे कन्विंस करेंगे कि प्रॉपर्टी का शेयर तुम्हें कम दे रहे हैं क्योंकि पढ़ाई में तुम्हारे ज्यादा खर्चा लगा दिया था। सर, एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स ना विल बनाते भी हैं, लेकिन जो बच्चा सबसे ज्यादा लाडला है, सबसे ज्यादा प्यारा है उनको, उसको ज्यादा संपत्ति दे जाते हैं, और वो बात पहले भी डिस्कस नहीं होती है और फिर आफ्टर डेथ ये चीज सामने निकल कर आती है। फिर सर, फिर कैसे बाकी परिवार के मेंबर्स पर इफेक्ट पड़ता है उसका? नहीं, आप इसमें ना आपने 2 बात पूछी कि एक तो आपने एक पे ज्यादा खर्च किया, एक पे कम खर्च किया, कैसे बराबर करें? जीवन काल में बराबर कर दो, बताने की जरूरत क्या है भाई? आपने उसके भी तो 1 करोड़ रुपए बचा के रखे होंगे ना पढ़ाई के, दे दो उसके नाम, बाद में बराबर दे के चले जाओ, वो भी एक तरीका हो सकता है।
अब आपने मुझे दूसरा कहा एक लाडला एक कम लाडला। हाँ। मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, इसी का काउंटर क्वेश्चन जो मेरे बहुत बार आता है। वो कहते हैं एक बच्चा ऐसा है जो हमारी सेवा करता है, हम उसके पास रहते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, और उसने अपनी लाइफ में हमारे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करे, है ना। जब उसकी छुट्टियां हुई वो हमारी वजह से छुट्टियों पे नहीं गया, फैमिली को लेकर। फैमिलीज में मुझे लगता है काफी देखा जाता है, बहुत होता है ना। उसने लाइफ में सेक्रीफाइस किया, दूसरे ने क्या किया, कुछ नहीं किया, फ्री रहा वो, ठीक है। अब अगर आप दोनों में इक्वली दे के जाते हो तो आप अनफेयर नहीं हो, नहीं हो ना। तो मैं क्या कहता हूँ, वहां पे दो बच्चे आप किस तरीके से कर सकते हो, आप संपत्ति के 3 हिस्से कर दो, 2 की जगह। अच्छा, एक हिस्सा दोनों बच्चों को इसलिए दो क्योंकि मेरे बच्चे हो, एक हिस्सा एक्स्ट्रा उस बच्चे को दूंगा जो मेरे पास रखा, क्योंकि उसने मेरी सेवा करी। बहुत जरूरी है, ये फेयर है, ये अनफेयर नहीं है, बोलो इस वजह से कर रहा हूँ, है ना। एक और आपको एस्पेक्ट देता हूँ इस बात का। बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि विल बना जाते हैं और विल में इक्वल लिखा होता है, और ये सपोज एक जॉइंट विल है। अब जॉइंट विल की एक खूबी होती है कि एक, जिसमें जॉइंट विल हस्बैंड और वाइफ ने बनाई, हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की डेथ हो गई, तो जो सर्वाइवर है ना उस विल को चेंज नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वो लॉ में अलाउड नहीं है, इम्प्लाइड ट्रस्ट का एक क्लॉज होता है उसकी वजह से। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि बच्चों को अब इनहेरिटेंस एश्योर हो गई। आपने कहा ना मेरे बाद मेरी वाइफ का, वाइफ ने कहा मेरे बाद मेरे पति का, और हम दोनों के बाद बच्चों का आधा था। अब बच्चे कहते हैं हम इनका ध्यान रखें या ना रखें, मिलना तो है ही, पूरा मिलना तो है ही। तो ये आप एक प्रॉब्लम छोड़ के जा रहे हैं। अब आप क्या करो, उसी केस में भी मैं कहता हूँ कि आप 2 बच्चे हैं, तीसरा हिस्सा बना जाओ, एक एक हिस्सा उनका गारंटी कर दो कि तुम मेरे बच्चे हो, तीसरा हिस्सा जो सर्वाइविंग स्पाउस है ना उसकी इच्छा पे छोड़ दो, चाहे वो आधा आधा दे, किसी एक बच्चे को पूरा दे, किसी को भी ना दे, दान कर दे। इससे क्या होगा, वो उनकी सेवा करते रहेंगे। मतलब आप मुझे पता है बहुत सारे दर्शक कहेंगे जी पैसों के लिए कौन सेवा करता है, पर करते हैं, नहीं करते हैं, ये तो करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड लोगों के वो बात रहती है कि इस सेवा का क्या कुछ फल मिलने के चांस हैं या नहीं। और जब नहीं मिलता, इनफैक्ट सर ये भी देखा गया है कि सपोज एक बच्चे ने बहुत सेवा करी, लेकिन फिर वही बात पेरेंट्स ने इक्वली डिवाइड कर दिया, वहां पर भी क्लैश होते हैं कि हमने तो अपनी लाइफ में इतने सैक्रिफाइसेस करे, अपना टाइम आपको दिया और आपने तो इक्वल बंटवारा कर दिया, हमें एक्स्ट्रा क्या मिला। हाँ, और बहुत मतलब आप लॉजिकल सोचो, आप इसमें ना, इसमें इमोशंस को बीच में मत लाओ, आप लॉजिकली सोचो। और एक और बात बोलता हूँ मैं, कुछ बार पेरेंट्स क्या करते हैं, डिसइनहेरिट कर देते हैं एक बच्चे। आप एक बच्चे से परेशान हो, उसने आपको आपके साथ कुछ गलत किया है, वो भी बेसिकली सही चीज नहीं है। मुझे ज्यादातर केसेस में लगता है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए ना बच्चे हमेशा बराबर होते हैं, राइट। कभी भी पेरेंट्स को ये नहीं लगता कि भाई, मतलब मैं कितनी फैमिली से मिलता हूँ जिसमें एक बच्चे से परेशान है। पर चलिए मैं आपको एक केस सुनाता हूँ। एक हैदराबाद में मेरे एक क्लाइंट हैं, उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है, राइट। तो ही वांटेड टू गिव्स हिज वेल्थ एंटायरली बिटवीन हिज 3 डॉटर्स, क्योंकि उनके बेटे से उसकी नहीं पड़ती। तो ये बात उन्होंने अपनी पत्नी को बताई, या पत्नी को ऐसा लगा। तो पत्नी जो इतनी परेशान है माँ अपने बेटे से, वो उससे बोलती है ऐसा मत करना कि मेरे बेटे को कुछ ना देखे, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, आप बराबर ही देके जाना। क्योंकि माँ बाप जो है ना उनके लिए बच्चे बराबर होते हैं। और क्षमा करना ये माँ बाप का ही धर्म हो सकता है, दुनिया में और कोई क्षमा कर भी नहीं सकता माँ बाप की तरह, राइट। तो आप ऐसा ग्रज मत छोड़ के जाइए अपने बात कि लोग कहें कि जी आप माँ बाप नहीं रहे, आप कुछ और बन गए थे उस टाइम, राइट। दुनिया में माँ बाप से ज्यादा बच्चों को कोई प्यार नहीं कर सकता। और माँ बाप को मैं ये भी कहता हूँ कि परेशान करके आदमी सुखी रह भी नहीं सकता, पर माँ बाप तो माँ बाप ही रहेंगे ना, वो कभी माँ बाप के अलावा और कुछ बन ही नहीं सकते, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन इमोशनल एस्पेक्ट्स को सोचिए, शॉर्ट टर्म डिसीजंस मत लीजिए, भावनाओं में बहस के डिसीजंस लीजिए, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लीजिए, लॉन्ग टर्म दूर की सोच के। बिल्कुल। अच्छा सर, हम बार बार बात करते हैं, जितने भी बार मेरी आपसे डिस्कशन हुई है, एक आपका भी यही आग्रह रहता है लोगों से, और पूरे शो का ये मकसद है कि एस्टेट प्लानिंग करिए, विल बनाइए, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। सर ये बात सबको पता है कि जो आया है उसको जाना है, लेकिन सर फिर भी जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे माता पिता हो गए हमारे, या फिर हस्बैंड वाइफ हो गए, वो इतना बचते क्यों है इस टॉपिक से कि विल बनानी है हमें, एस्टेट प्लानिंग करनी है, इससे इतना संकोच क्यों होता है? पहला कारण है लोग ये मानते नहीं कि
हमारी मृत्यु होगी कभी। हाँ। राइट, उस दुनिया का सबसे बड़ा सच है जिसको लोग मानने को तैयार ही नहीं होते। दूसरा, लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास सब कुछ मेरी पत्नी का है तो विल बनाने की जरूरत क्या है, या पत्नी सोचती है मेरे पास सब कुछ पति का है तो विल बनाने की जरूरत क्या है, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडिया के किसी भी रिलीजन में आपके पति या पत्नी आपके सोल लीगल हेयर्स नहीं है अगर आपने विल नहीं बनाई। लोग कहते हैं भाई हमारे परिवार में कभी लड़ाई नहीं होगी संपत्ति को लेके, हमारे अपने इतनी अच्छी कैरेक्टर दिया है, इतनी अच्छी शिक्षा दी अपने बच्चों को, उनमें अच्छा चरित्र दिया है। राइट, जो कि गलत है। जिन बच्चों से बचपन में अपने खिलौने नहीं बांटे गए वो आपकी संपत्ति तो क्या बांटेंगे आपके मरने के बाद, है ना। तो बहुत ये सब बेसिक रीजन है। दूसरा, ये ना एक इमोशनली टैक्सिंग काम है। राइट, आप अपनी संपत्ति का बंटवारे के बारे में बात कर रहे हो, लोग उस बात को अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि ये एक अच्छी चीज नहीं है जो आपके मन में। आप डेथ की प्लानिंग कर रहे हो, मृत्यु की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको उसमें उसे बचना ज्यादा अच्छा लगता है ना कि करने से, भाई इसमें करने में थोड़ी सी राइट प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। राइट, और आदमी चाहता ही नहीं ये सोचूं कि मेरे बाद क्या होगा, तो आप उसे बचना चाहते हो। तो ये सब रीजंस हैं राइट जिसकी वजह से लोग इस चीज से बचना चाहते हैं। पर मैं तो हमेशा कहता हूँ मेक योर डेथ ब्यूटीफुल, है ना। शान से आए हो, शान से ही जाओ। राइट, तो लोग कहें कि भाई क्या प्लानिंग करके गया था, सब कुछ बिल्कुल सही चला, मतलब आपके जाने के बाद भी जो है कोई परेशान ना हो, कोई ऐसा ना कहे कि कुछ करके नहीं गए, और आपको दुआएं दे। आपको ये ना कहे ना कि क्या छोड़ गए हमारे लिए मुसीबत, आपको दुआएं दे जाने के बाद भी कि भाई बहुत बढ़िया से प्लानिंग करके गए, सब कुछ समझा के गए, सब कुछ ठीक करके गए, तो गए भी तो शान से ना। राइट, और आपके जाने के बाद ऐसा ना हो कि बच्चे ये बोले कि कुछ करके नहीं गए हैं पेरेंट्स हमारे लिए, या फिर किसी भी तरीके से आपको नेगेटिव वे में याद ना करें। जब भी याद करें पॉजिटिव वे में करें, इसीलिए ज़रूरी है स्टेट प्लानिंग, इसीलिए इतनी सारी बातचीत हम लोग करते हैं आपके लिए। अच्छा सर, आपके पास कभी इस तरीके के केस आए हैं कि किसी फैमिली में, इनफैक्ट अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की जो संख्या है बहुत बढ़ती जा रही है। हम लोग शोज करते हैं आए दिन, उनमें भी ये डेटा निकल कर आता है कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स हैं, थोड़े से स्पेशली एबल्ड हैं, उनकी संख्या लगातार परिवारों में बढ़ रही है। सर, आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया कि परिवार में जो है एक स्पेशल नीड वाला बच्चा है, स्पेशली एबल्ड है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं उसके लिए बराबर, मतलब जितना उसको नेसेसिटी थी संपत्ति की, एस्टेट की, जो भी पेरेंट्स से इनहेरिट होता, वो बराबर नहीं बांट कर गए, या फिर उसकी जरूरत के हिसाब से उसे उतना हिस्सा नहीं देके गए? तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेशल नीड चाइल्ड में क्या है कि हम दोनों के बाद बच्चे का क्या होगा। वो बहुत बड़ी चिंता है और बहुत स्वाभाविक चिंता है। राइट, क्योंकि क्या होता है, जो आपके बाकी बच्चे हैं वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं और उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। राइट, तो और उनकी कोई गलती भी नहीं है, उनका अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं। राइट। अब वो जो स्पेशल भाई या बहन है वो नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं रहेगा लाइफ। उसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये डर लगता है कि क्या उस बच्चे को इग्नोर करा जाएगा, उसकी फाइनेंशियल केयर नहीं करी जाएगी। राइट, तो उसके लिए हम स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट कहते हैं, हमेशा बना के जाइए, जिसमें कि बेनिफिशियरी सोल वो आपका बच्चा हो जो स्पेशल चाइल्ड है। और हो सकता है आपका दूसरा बच्चा ट्रस्टी हो, ओनर ना हो, जिससे, और उसमें आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी, इस तरीके से इस बच्चे पे ये खर्चा होगा और इस बच्चे के जाने के बाद ये होगा। राइट, तो ऐसा करने से शायद आप उसकी आर्थिक सुरक्षा गारंटी कर पाते हो या किस हद तक आप कंट्रोल कर पाते हो, पर उसकी फिजिकल सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। राइट, पैसे कितने भी छोड़ जाओ, जब तक वो जिंदा है उसका देखभाल कौन करेगा? क्योंकि वो धीरे धीरे घर के अंदर बर्डन लगने लगेगा। राइट, आप माँ बाप तो उसके लिए सेक्रीफाइस करते हो, और मैं कई बार सोचता हूँ ये ठीक भी है। भाई और बहन की अपनी जिंदगी है, उस जिंदगी में वो कॉम्प्रोमाइज क्यों करे? अगर उनकी ऐसी सोच है तो वो सोच गलत भी नहीं है। तो आप उनकी फिजिकल केयर का भी इंतजाम लाइफ टाइम में करके जाइए और फाइनेंशियल केयर का इंतजाम करके जाइए। आप ये मत सोचिए कि जो चल रहा है वो मेरे बाद भी चलता रहेगा। आप एज्यूम करें वर्स्ट से वर्स्ट और उसकी प्लानिंग करें। राइट, और इस कारण से, क्योंकि ये जो बच्चा है ये पूरी तरह आप पे आश्रित है, इसका आपकी संपत्ति पर पहला अधिकार है। बाकी बच्चे खुद कमा के खुद करके अपनी कार्य कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकता ना। तो जब तक आप इसके लिए एडिक्वेट अमाउंट नहीं छोड़ के जाते, आपका कोई अधिकार ही नहीं आप किसी और बच्चे के लिए कुछ करें। तो पहली इसकी जरूरतें पूरी करें। अगर आपको लगता है इसके बाद भी कुछ बच गया तो शायद और बच्चों को देके जा सकते।
ठीक है सर, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बिकॉज ऐसा मैंने कहा कि आजकल ये केसेस बहुत ज़्यादा परिवारों में बढ़ते जा रहे हैं, तो इस एंगल से भी आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है। बाकी अमर उजाला के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास। कुछ सवाल जो है फटाफट से कॉलर्स के लेने शुरू करते हैं। शिखर राजपूत का सवाल लेते हैं। पहला अलीगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है, कह रहे हैं अगर माता पिता ने भावनाओं में बहकर गलत बंटवारा कर दिया है तो भाई बहन इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं? सर, कोई तरीका है कि अगर पेरेंट्स गलत डिसीजन ले गए हैं, फिर क्या भाई बहन आपस में सलाह मशवरा करके उसे सुधार लें? तो फैमिली सेटलमेंट हमेशा अलाउड है, राइट? आपके फादर ने आपके नाम पे विल बना दी सारी, आपको लगता है ये गलत है, मेरे भाई को भी मिलनी चाहिए, आप उनकी डेथ के बाद फैमिली सेटलमेंट कर लो आपस में। वो तो हमेशा अलाउड है ना। मुझे सब कुछ मिल रहा है, मैं कहता हूँ नहीं मुझे बांटना है, तो कोई कानूनी रूप से कोई चीज नहीं है कि इसको रोक पाए, राइट? वो तो आप जिसको मिल रहा है, जिसको अधिकार मिल रहा है, वो तो अपना अधिकार छोड़ने को हमेशा तैयार रह सकता है। तो मैं कहता हूँ हमेशा फैमिली एग्रीमेंट बेटर तरीका है देन रिलाइंग ऑन अ विल, क्योंकि उसकी एक तो भावनात्मक जो उसकी पावर है बहुत ज्यादा है कि हम दोनों ने मिलके एग्री करा, ठीक है। हमारे परिवारों की भी एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है कि भाई हमारे ही माता पिता ने एग्री करा है, जो आपके बच्चे होंगे। दूसरा, उससे जो क्लैश के चांस है ना वो मिनिमाइज हो जाते हैं, है ना। तो वो आप बहुत जरूरी है कि आप फैमिली एग्रीमेंट्स को पार्ट बनाएं, विल या ट्रस्ट पे विश्वास इतना ना करें कि डेथ के बाद अगर वो फैमिली एग्रीमेंट क्रिएट हो जाए तो उससे बढ़िया तो दुनिया में कोई चीज नहीं। जो आपने बोला कि पहले कम्युनिकेशन आपस में करें, उसके बाद जो है लीगली जो भी फैसला लेना है उसके बाद लें। ठीक है सर, अगला सवाल लेते हैं। चंडीगढ़ से आया है मनीष अरोड़ा, पूछ रहे हैं क्या बिना वसीयत के भी संपत्ति का सही बंटवारा संभव है? सर, तो आप लीगल हेयर्स के इसको बढ़ जाएगा बिना विल के, तो इसे कहते हैं इंटेस्टेट डेथ। दो तरीके की डेथ होती है, एक होती है टेस्टेट और एक होती है इंटेस्टेट। टेस्टेट में आपने विल छोड़ी तो विल के मुताबिक बटेगा, इंटेस्टेट में कानून के मुताबिक बटेगा। कानून इंडिया में हर रिलीजन का अलग अलग है, तो रिलीजन बेस्ड लॉज है। तो आपने कहा बिना वसीयत के, तो कानून में लिखा हुआ है इसका शेयर कितना है, इसका शेयर कितना है, और वो रिलीजन पे डिपेंड करता है ना। तो अगर वो जो शेयर मिल रहा है आप उसके ओके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उससे ओके नहीं है तो फैमिली एग्रीमेंट करिए, आपस में बात करिए और उसे जिस तरीके से भी करना चाहें आप कर सकते। तो फैमिली एग्रीमेंट इज ऑलवेज एन ऑप्शन, बट डिफॉल्ट क्या है? बिना विल के इंटेस्टेट। वो तो कानून में लिखा है कि आप हिंदू हैं तो आप हिंदू मदर हैं तो आपको एक शेयर मिलेगा, वाइफ हैं तो एक शेयर मिलेगा, हर एक बच्चे का एक शेयर है, तो वो शेयर्स फिक्स्ड है। ठीक है, तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो फिर उस हिसाब से संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। प्रेम प्रकाश पटना से पूछ रहे हैं, इनका सवाल मुझे काफी इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, काफी कॉमन भी लग रहा है। कह रहे हैं अगर भाई बहन आपस में सहमत ना हो तो फिर एस्टेट प्लानिंग कैसे मदद कर सकती है? नहीं, तो पहली बात तो ये ना, भाई बहन में आपस में ये नौबत ही क्यों आई कि वो एग्री कर रहे हैं नहीं, माता पिता ने वो क्यों नहीं करके गए? पहली रीजन तो ये ना, हम तो एस्टेट प्लानिंग में कहते हैं कि जो जिसकी संपत्ति है वो अपने लाइफ टाइम में एग्रीमेंट क्रिएट करके जाए। एग्रीमेंट क्रिएट नहीं होता तो अपनी इच्छा बता के जाए, और ऐसी इच्छा बता के जाए जिसको कोई चैलेंज ना कर पाए। अगर वो कर जाते तो ये सिचुएशन नहीं आती। अब उनमें एग्रीमेंट नहीं हो रहा, आप उस सिचुएशन पे आ गए कि उन्होंने कुछ नहीं किया और एग्रीमेंट हो नहीं रहा है। तो जो भी व्यक्ति है, जो भी हमसे ये सवाल पूछ रहा है, ये उनका उत्तरदायी है कि वो उनको समझाए कि लड़ाई का जो नतीजा है वो दोनों के लिए बेकार, राइट? एक तो संपत्ति डिले हो जाएगी, और संपत्ति का मेजर पार्ट कानूनी दाव पेचों में निकल जाएगा, कानूनी खर्चों में निकल जाएगा, तो बांटने को शायद कुछ बचे भी ना। तीसरा क्या नुकसान है, जो समय इन भाई और बहन को यूज करना था अपनी संपत्ति क्रिएट करने में, वो उस पे लड़ने में लगा देंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी तो है। तो इन सब कारणों से मैं हमेशा कहता हूँ कि गम खाकर भी एग्रीमेंट कर लो ना, तो आप फायदे में रहोगे, है ना। लड़कर कोई फायदा नहीं। मैंने तो सर अपनी फैमिली में ऐसे केसेस देखे हैं कि सालों साल से, मतलब 2-2 पीढ़ियां जो हैं एक प्रॉपर्टी का केस लड़ रही हैं, और अपनी संपत्ति क्रिएट हो ना हो वो प्रॉपर्टी पे केस चले जा रहा है, उस पे पैसा अलग से लग रहा है, लॉयर के थ्रू हो गया, आने जाने का, कोर्ट आने जाने का खर्चा हो गया, वो अलग से चल रहा है। मैम थोड़े दिन बाद ना ये जो लड़ाई है ये संपत्ति की रहती ही नहीं, ये ईगो की लड़ाई क्लैश हो जाता है कि कौन जीता कौन हारा, है ना। संपत्ति 1 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ खर्च करके बैठे, अब लड़ाई इस बात की है कौन जीता कौन हारा, राइट? तो वो सिचुएशन मत आने दीजिए,
इससे क्या होता है कि आपके रिश्ते भी खराब होते हैं और प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी भी डिस्प्यूटेड है सर, मेरे ख्याल से उस पर कभी कोई यूज नहीं हो पा रहा है, वो भी खराब हो रही है, वो भी खराब हो रही है। बिल्कुल। चलिए और सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आप बाकी शोज के लिए हमें कैसे सवाल भेज सकते हैं, जो तब क्या होगा कि आने वाले शोज होंगे उनके लिए किस तरीके से आप अपने सवाल हमें शेयर कर सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, इस शो के कमेंट में भी अपने सवाल डाल सकते हैं, साथ ही जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके लिए हमेशा खुला रहता है, उस पर अपने सवाल भेजिए। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 9354027995, इस नंबर पर एस्टेट लिखकर हमें सवाल भेज दीजिए और वो सवाल सीधा हमें मिल जाएगा। इसके अलावा आप सीधा डॉक्टर दीपक जैन से कैसे बात कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी किसी भी परेशानी के लिए इन्हें कंसल्ट कर सकते हैं, तो सर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आपको नंबर दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगर एस्टेट प्लानिंग कानूनी सलाह के बिना की जाए, क्योंकि कई बार होता है पेरेंट्स को लगता है कि हाँ हमने जो सोचा है सही है, और बच्चों से भी अगर डिस्कशन कर लिया तो भी उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है इतना बांट देते हैं, सही रहेगा। सर अगर कानूनी सलाह के बगैर एस्टेट प्लानिंग होती है तो फिर आगे फ्यूचर में जाके किस तरीके की प्रॉब्लम्स राइज होती हैं? नहीं, जो भी आपने आज एग्रीमेंट बनाया वो इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए और नॉन चैलेंजेबल होना चाहिए। हाँ। क्योंकि आपकी लाइफ में हर चीज बदलती रहती है। आज तो एग्रीमेंट हो गया बच्चों में, कल को कुछ और चेंज आया, तो जो एग्रीमेंट है ऐसा तो होना चाहिए कि वो इम्प्लीमेंटेबल हो और नॉन इम्प्लीमेंटेबल में मैं बताता हूँ आपको। हाँ। बहुत सारे लोगों के पास रियल एस्टेट होती है, रियल एसेट होते हैं। सपोज आपने एग्रीमेंट बनाया कि भाई 50-50% दोनों बच्चों को देके जाएगी, और ये आपने विल में लिखा कि आधा इसका आधा इसका। प्रॉब्लम रियल एस्टेट की क्या है, रियल एस्टेट में स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपने ये तो बताया नहीं कौन सा आधा। अब दोनों भाइयों को सपोज ये जमीन है सड़क के पास वाला चाहिए, पीछे वाला नहीं चाहिए, तो ये विवाद हो गया ना। एस्टेट प्लानिंग में मैं हमेशा कहता हूँ देयर आर थिंग्स विच यू नो दैट यू नो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता है कि आपको पता है, फिर कुछ चीजें ऐसी हैं विच यू नो दैट यू डोंट नो। ठीक है, तो आपको पता है ये मुझे नहीं पता, पर कुछ ऐसी चीज हैं जो विच यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, जो आपको पता ही नहीं कि मुझे पता नहीं है। जो तीसरी वाली चीज है ना, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। राइट, वही गलतियां सबसे बड़ी होती हैं। जो मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा, वो एक कानूनी जो विशेषज्ञ होगा या स्टेट प्लानर होगा, वो कहेगा आपने ये एस्पेक्ट सोचा है इसका, आपने ये इस तरीके से सोचा है, आपने नहीं सोचा होगा। मतलब जो हम प्लानिंग कर रहे हैं लीगली भी, उसमें कहीं कुछ लूप होल्स होते हैं जिन्हें बाद में चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज नहीं, उसकी वजह से रिफ्ट होता है। चैलेंज हो या ना हो, आपका बंटवारा सही था, आपका तरीका सही था, पर आपने 2-3 एंगल छोड़ दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, एक विल है, उसमें लिखा है ऑन माई डेथ माई प्रॉपर्टी वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग माई 5 ग्रैंड चिल्ड्रन। दूसरी विल में लिखा है आफ्टर माई डेथ माई प्रॉपर्टी वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन माई 5 चिल्ड्रन। दोनों में से बेटर क्या है? आफ्टर इज इनडेफिनिट, कब समय उसका कोई निश्चित नहीं है। ऑन मतलब जिस दिन डेथ हुई। अब ये बारीकियां आप कर सकते हो कभी, और इसी छोटी सी चीज पे लेके ना सालों बीत जाएंगे। सर ये जैसे जो आफ्टर माई डेथ वाली चीज है, मुझे लगता है आप थोड़ा सा ये भी समझा दीजिए कि क्या होता है फिर ऐसे केस में, क्या होता है? ऐसे केस में कानूनी लड़ाई होती है। मतलब उसकी जो डेट एक फिक्स नहीं है, तो फिर वो कब बंटवारा होगा, क्या होगा? अब उसने आफ्टर माई डेथ का, अब एक जने को लग रहा है डिले करने में फायदा है, एक को लग रहा है मुझे अभी मिल जाए, फिर वो आपस में कहेंगे आफ्टर। हाँ, तो इसी बात पे हो जाएगा ना। तो जो इसलिए कह रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी जो आपको पता है, पर कुछ चीजें ऐसी आपको नहीं पता, वहीं पे प्रॉब्लम है। इसीलिए विशेषज्ञ चाहिए। आपने तो एक विल बनाई, वो जो एस्टेट प्लानर है, जो एस्टेट प्लानिंग का काम करता है, वो महीने में 100 बनाता है, और उसने 100 विल्स का अलग अलग असर देख चुका है। तो उसकी जो कलेक्टिव नॉलेज होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और वो आदमी ये नॉलेज लेके पैदा नहीं हुआ, वो एक्सपीरियंस ने उसको सिखाया, इतने साल के एक्सपीरियंस ने। वो धीरे धीरे अलग अलग केसेस समझ गया, अलग अलग लोगों के व्यवहार से समझ गया कि ऐसा होता है। तो वो धीरे धीरे उसकी जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपके एस्टेट प्लान में जब आएगा तो चांसेस ऑफ डिस्प्यूट, चैलेंज है ना, अनिश्चितता, इनडिसाइसिवनेस हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एक एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करें इस प्रोसेस में, जो आपको वो साइड दिखाए जो शायद आप खुद नहीं सोच सकते। राइट। अच्छा सर, एक चीज और है मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे हमने बचपन से एक पिक्चर देखी है बागबान, उसमें बड़ा क्लियरली जो है बच्चों की बड़ी नेगेटिव सी इमेज दिखा देते हैं और पेरेंट्स उसमें बड़े परेशान हो रहे हैं, और उसका इफेक्ट ऑब्वियसली हमारी फैमिलीज में भी पड़ता है। जब वो पिक्चर चलती है तो पेरेंट्स हमें इस नज़र से देखते हैं कि हाँ तुम भी ऐसी करोगे आगे जाके प्रॉपर्टी के लिए। सर कई बार लेकिन ऐसा भी होता है
ये मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, अपने नोन्स की फैमिली में भी देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं जिनके पास संपत्ति है, जिन्हें अब आगे बांटनी है संपत्ति, वो इतने ज़्यादा स्टिफ होते हैं अपने डिसीजन को लेकर। मतलब वो बच्चों से ये बहस करते हैं कि हमारा पैसा है, हमारी प्रॉपर्टी, हम अपने हिसाब से बांटेंगे। उनका कोई सजेशन नहीं लेते, जैसा कि आपने बोला ऑब्जेक्शन नहीं, सजेशन नहीं लेते हैं और एकदम अड़िग हो जाते हैं कि नहीं हमें तो ऐसे ही बांटनी है, इसको इतनी मिलेगी, उसको इतनी मिलेगी, इसे ये वाला मकान मिलेगा, उसे वो मिलेगा। सर ऐसे केसेस में फिर क्या प्रॉब्लम्स आगे जाकर आती हैं या उस समय आती हैं? मैं ना आपको बिल्कुल ही इससे अपोजिट एक बात बोलता हूँ। आज की डेट में एक आम इंसान कितने साल तक जिंदा रहता है? 85-90 की एज दिखने लगती है। सपोज आपकी एज 85 हो गई और 85 पे आपकी डेथ हुई, उस टाइम आपका सबसे बड़े बच्चे की क्या एज होगी? काफी ज्यादा, 60 प्लस। 60 प्लस, हाँ। उस उम्र में उसे दे भी दोगे तो बेचारा क्या करेगा उसका? हाँ। आप वो एंगल तो सोचो। हम सब ने क्या कर अपने घर में ना एक प्रिंस चार्ल्स को पाला हुआ है जो रानी के मरने का इंतजार ही करता रह गया, और जब रानी मरी और वो किंग बना उसको कैंसर हो गया, तो उसने किंगशिप एंजॉय करी? नहीं। हम सब ने करा हुआ ये काम। कब देना है, कैसे देना है और कितना देना है, ये बहुत 3 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है और इसमें कोई एक राय सही नहीं है, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है ना। ये बड़ा पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल सर्कमस्टांसेस का है और पर्सनल ही आदमी को लेना पड़ेगा, राइट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि रात को सोए सुबह उठे आज तो विल बनानी है 50-50 बांट देते हैं, वो कोई रास्ता नहीं हुआ। आप उसके आगे सोचो, उसके अलग अलग एस्पेक्ट सोचिए, राइट। अपना नुकसान नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ कल बांट दो, पर मैं ये भी तो कह रहा हूँ साथ साथ कि जो उस बच्चा आपकी संपत्ति से लाइफ में कर सकता है उसको रोकना भी तो गलत है। भाई आप उसके बच्चों को देखे जा रहे हो या उसके बच्चों के बच्चों को देखे जा रहे हो, ये भी तो सोच है। जो आप 60 की उम्र में देखे जा रहे हो ना उसे, तो बेसिकली उसको नहीं देखे जा रहे, हाँ, उसके बच्चों को देखे जा रहे हो, तो आपके बच्चे की क्या गलती है? राइट अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है जैसे किसी ने सपोज विल बनाई और यही लिखा कि ऑन माई डेथ या फिर आफ्टर माई डेथ जो है संपत्ति मेरे बच्चों को मिलेगी। सर क्या वो विल उसने बना दी, उसके बाद उस विल में वो ऐसे भी चेंज कर सकता है कि हाँ वो कुछ इस तरीके से कर दे कि 50% मेरे जीते जी मिल जाएगी, 50% बाद में मिलेगी? नहीं, देखिए पहली बात, विल इज अ टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, आफ्टर डेथ इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो लाइफ टाइम में इम्प्लीमेंट हो जाए वो विल हो ही नहीं सकती। अब वो कुछ और है, वो फैमिली एग्रीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये विल नहीं रही। तो अगर मैं जीवन काल में संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो ये विल नहीं है। ये मैं आपका पहला आंसर कर दूँ। ये जो आपने डॉक्यूमेंट बताया अब ये विल नहीं रही, ये फैमिली एग्रीमेंट हुआ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। दूसरी बात, कई बार लोग क्या कहते हैं कि मेरे बाद 50% प्रॉपर्टी उसको दे देना डेथ के बाद और बाकी प्रॉपर्टी इतने साल बाद उसको और दे देना। उनको डर लगता है कि भाई एक साथ नहीं संभाल पाएंगे। ये आप विल में नहीं कर सकते, क्योंकि विल इज अ सिंगल टाइम प्ले, वन टाइम प्ले। इट इज नॉट प्ले रिवाइंड एंड प्ले, है ना। विल में कंडीशन पे कंडीशन नहीं बन सकती, वो सारी की सारी उसको मिल जाएगी, आप कितने भी टाइम लिखो। अगर वो करना है आपको कि पहले इतनी जाएगी बाद में इतनी जाएगी, तो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाओ, विल से नहीं हो सकती, है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरे बाद मेरी पत्नी को, पत्नी के बाद मेरे बच्चों को। पत्नी तक तो विल ठीक है, पत्नी के बाद बच्चों वाला पार्ट नहीं है उसमें। अब ये पत्नी की विल चलेगी। तो आप कई बार कुछ चीजें सोचते हो कि भाई ऐसा करना ही तो मेरी संपत्ति है, मैं डिसाइड नहीं, आपकी संपत्ति तब तक है जब आपने नहीं दी। जैसी दे दी आपकी संपत्ति नहीं रही, अब उनकी संपत्ति बन गई। तो ये सारी गलतियां लोग करते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक सवाल और लेते हैं व्यूअर्स के जो कि हमारे पास आते हैं। दरभंगा से सवाल लेते हैं, रमेश झा का। पूछ रहे हैं क्या डिजिटल एसेट्स जैसे ऑनलाइन अकाउंट्स, क्रिप्टो, डीमैट भी एस्टेट प्लानिंग में जोड़े जाने चाहिए? सर इस पर आपकी क्या सलाह रहेगी, क्योंकि क्रिप्टो हो गया है, फिर कुछ भी इस तरीके की चीजें हो गई। व्हाट इज एन एसेट? एसेट क्या है? जिस भी चीज को आप पैसों में कन्वर्ट कर पाओ वही आपके लिए एसेट है। तो आज के ज़माने में एक आम इंसान पे कौन कौन से एसेट होते हैं? तो फिजिकल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ज्वेलरी, गैजेट्स। दूसरे होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड वगैरह। तीसरे हो गए डिजिटल एसेट जिनकी इन्होंने बात करी, मोबाइल फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट यूआरएल, डोमेन होस्टिंग, क्लाइंट का डाटा, राइट। और मैं कुछ एग्जॉटिक वाले बताता हूँ जो शायद ये भी भूल जाएं। क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, माइल्स ऑन एन एयरलाइन, ये सब एसेट्स हैं, ये सब एसेट्स हैं, राइट। फिर होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, आपके लोगो, अगर आप बिजनेस करते हो तो लोगो होगा, ट्रेडमार्क होगा, आईपीआर होगा, पेटेंट होगा, रॉयल्टी होगी, कॉपीराइट होंगे।
राइट। और कुछ ऐसे हैं जिनको मैं भी क्लासीफाई नहीं कर पाया। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह बताता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड टिश्यू ऑन आइस, टिश्यू ऑन आइस। तो ये बेसिकली क्या है, मैं एग्जांपल की तरह, टिश्यू ऑन आइस बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो कई माता पिता उनके स्टेम सेल को फ्रीज करा देते हैं 99 ईयर्स के लिए। ओके वो कहते हैं कि भाई कल को बच्चे को कोई बीमारी हुई तो ये सेल को बोलो उसका हार्ट नहीं काम कर रहा, तो उस स्टेम सेल को हार्ट में कन्वर्ट करके फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आ जाएगी और हम उसका हार्ट लगा देंगे। राइट, उस तरीके की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में पॉसिबल है, पर वो बन उन्हीं सेल से सकती है। तो माँ बाप को लगता है कि हम इसे, तो क्या ये एक एसेट नहीं है? कुछ फॉरेन कंट्रीज में या इंडिया में भी कुछ लोग अपने स्पर्म्स और एग्स को फ्रीज करा देते हैं। तो इनफैक्ट इंडिया में भी हम बहुत क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशंस को एक ऑप्शन देना चाहते हैं कि कभी मेरी ब्लड लाइन खत्म हो रही हो तो आप इसको यूज करके नया प्रोजेनी क्रिएट करना। क्या वो एसेट नहीं है? ये सब आपकी विल के पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सब एसेट्स हैं। राइट, तो आपको ये जानने के लिए कि मेरे पास क्या क्या है, आपको हमारे जैसे एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। मुझे बताओ मेरे पे क्या क्या है। आप जिसको एसेट नहीं मानते हम उसको बताएंगे कि ये भी आपका एसेट है। राइट, तो बहुत जरूरी है कि आप वो कंप्लीट लिस्ट बनाएं अपने इन चारों तरीके के एसेट्स की। चलिए ठीक है सर, हमारी पूरी चर्चा हुई है, थ्रू आउट हमने इतनी बातचीत करी। सर आप फाइनली क्या बोलना चाहेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा या तो ओवर इमोशनल हो जाते हैं, फिर सोचते हैं, या फिर बिल्कुल सोचते भी नहीं है कि उन्हें स्टेट प्लानिंग करनी है, संपत्ति को लेकर कुछ सोचना भी है, कभी ऐसा होगा कि वो दुनिया में नहीं होंगे तो फिर उनकी संपत्ति का क्या होगा, कितने बच्चे हैं, किन में कितना बंटवारा होना है। सर एक फाइनल टेक आपका क्या होगा कि किस तरीके से अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करें ऐसे डिसीजन की? मैं ना फाइनल टेक में एक अलग तरीके से बात करूँगा। जो आपकी विल है ना, ये आपका आखिरी मैसेज है दुनिया को। इसके बाद तो कोई मैसेज नहीं आने वाला। मेरा आपसे एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप अपनी विल में अपने वैल्यूएबल्स ट्रांसफर करते हो या अपने वैल्यूज भी ट्रांसफर करते हो? ना, आपके एक मौलिक सिद्धांत है ना, जिंदगी के प्रिंसिपल्स हैं, क्या उनका ट्रांसफर भी हो रहा है? क्या वो भी परिवार को दिखाई देते हैं? राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप माने कि आपकी जो विल है, आपकी जो एस्टेट प्लान है, वो आपकी वैल्यूएबल्स के साथ वैल्यूज को भी ट्रांसफर करती है ना। आपके सिद्धांत, आपके जिंदगी में प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो अगली जनरेशन को बताती है, इस जनरेशन को नहीं बताएगी। ये आने वाली कई जनरेशन को बताने वाली है कि आपके जीवन में क्या सिद्धांत थे। अब आपने अपनी सारी संपत्ति, देखिए आपने अपनी सारी संपत्ति एक ऐसे बच्चे को दी जिसने जिंदगी भर काम नहीं किया, है ना। यू आर, मतलब मैं कई बार मेरे से पेरेंट्स कहते हैं जी हमारे 2 बच्चे हैं, है ना, और एक बच्चा लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो उसके इतनी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। वो क्या करेंगे? वो ज़्यादा उस बच्चे को देंगे जो स्ट्रगल कर रहा है और कम उसको देंगे जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है। पर ऐसे पेरेंट्स से मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बाय डूइंग सो आर यू नॉट पनिशिंग सक्सेस एंड रिवॉर्डिंग फेलियर? जिस बच्चे ने बचपन से तुम्हारी सुनी, सब कुछ ठीक किया, ठीक है, आपने क्या किया उसके साथ? आपने उसको सजा दे दी। और जिसने बचपन से कुछ नहीं किया, मजे लिए, उसको इनाम देके चले गए। तो आप कैसे दिख रहे हो आपकी विल में? अब ये लग रहा है कि आपके लिए मेहनत करना जरूरी नहीं था, आपके लिए डिसिप्लिन होना जरूरी नहीं है ना। आप क्योंकि आप बोलते कुछ भी हो, करके तो वो कुछ और जा रहे हो ना। बिल्कुल। तो ये जो वैल्यूज है ना हमारी, इन वैल्यूज की वजह से ही वैल्यूएबल बने। आपने परिवार में देखो, जो आपके माता पिता की वैल्यूज थी उसकी वजह से तो आप आज पैसे कमा रहे हो। वो जो वैल्यूज ट्रांसफर करी उसी की वजह से तो आप आज लाइफ में सक्सेसफुल हो। बिल्कुल। तो वो जो वैल्यूज का ट्रांसफर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेट प्लानिंग का। इसीलिए मैं कहता हूँ भावनाओं को मत आने दो बीच में। आप अपनी वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स, अपने लॉजिक, उसका इस्तेमाल करो और डिसाइड करो कि मैं किसको क्या देना चाहता हूँ, कितना देना चाहता हूँ, कब देना चाहता हूँ और कब नहीं देना चाहता। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए। इट शुड बी समथिंग बिगर देन इमोशंस। बिल्कुल सर, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो आपने अभी बोला कि वैल्यूएबल्स के साथ साथ अपनी वैल्यूज़ भी जो है आगे ट्रांसफ़र करो, ताकि जो जनरेशन्स हैं उन्हें समझ आए कि किस तरीके से सही डिसीजंस लेने हैं, कहाँ इमोशनल होना है, कहाँ प्रैक्टिकल होकर कोई भी निर्णय आपको लेना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चीज़ें लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हर, मुझे लगता है इंडियन फैमिली हो चाहे फॉरेन फैमिली क्यों ना हो,
इमोशन जब आ जाता है ना किसी भी डिसीजन में, तो फिर वहाँ थोड़े से डिसीजंस जो है गड़बड़ाने शुरू हो जाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपकी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, एस्टेट प्लानिंग सिर्फ संपत्ति का बंटवारा नहीं है, बल्कि परिवार की शांति और रिश्तों की सुरक्षा का भी तरीका होता है। भावनाओं में आकर की गई गलतियां परिवार को तोड़ सकती हैं और कानूनी विवादों में फंसा भी सकती हैं। इसलिए सही समय पर सही एक्सपर्ट की मदद से एस्टेट प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। बाकी अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।